ओके हेलो। तो इससे पहले हम लोग एक चीज के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और वो क्या है, लाइट के डुअल बिहेवियर के बारे में। डुअल बिहेवियर का क्या मतलब है? लाइट जो है वो अपने आप में क्या है, एक रेडिएशन है, ठीक है। और रेडिएशन और भी टाइप के रेडिएशन होते हैं, एक्स रेज, गामा रेज, बट लाइट से हमने एग्जांपल देखा था। और वही चीज की लाइट के दो बिहेवियर होते हैं, एक तो उसका वेव नेचर भी होता है और उसका एक पार्टिकल नेचर भी होता है। लाइट का वेव नेचर का क्या मतलब है? जैसे रेड लाइट है, उसका जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा होता है, वायलेट लाइट का जो वेवलेंथ है वो काफी कम होता है। और लाइट के ही पार्टिकल्स भी होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, फोटोन पार्टिकल्स बोलते हैं। तो ओवरऑल लाइट अपने आप में जो कि क्या है, एक रेडिएशन है, उसके क्या है, डुअल बिहेवियर है। यानी जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है हमें उसका डुअल बिहेवियर देखने को मिलेगा। ये बात हम लोग देख चुके हैं। तो यहां से एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था डी ब्रॉगली। उन्होंने ये बोला है कि सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन नहीं, दुनिया में जो भी मैटर है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो बेसिकली जो हम इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे जिनको शुरुआती टर्म्स में, उनका भी हमें डुअल नेचर, डुअल बिहेवियर देखने को मिलेगा। और ये चीज उन्होंने प्रूव भी करी। तो ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन का डुअल बिहेवियर होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैटर का भी, और अगर मैटर समझ नहीं आता तो ऐसा समझ लो, इलेक्ट्रॉन का भी तुम्हें डुअल बिहेवियर देखने को मिलेगा। और ये चीज उन्होंने प्रूव करी। और उन्होंने ये चीज प्रूव कैसे करी? ये चीज उन्होंने प्रूव करी अपना हाइपोथेसिस देके, बेसिकली एक सिंपल सा फॉर्मूला देके। और वो फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में एमवी, ठीक है। अब दुनिया में कोई भी पार्टिकल है, कोई भी चीज है, ठीक है, उसका मैं वेवलेंथ निकाल सकता हूं। और सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? एच अपॉन में एम वी। और ये तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, ये फॉर्मूला जो है वो क्या है, यहाँ पे एम का मतलब क्या है, मास पार्टिकल का, वी का मतलब क्या है, वेलोसिटी पार्टिकल का, और पी का मतलब क्या है, मोमेंटम किसी भी चीज का, ठीक है। यहाँ एच तो तुम्हें पता ही होगा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये चीज है। तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये मास है, ये वेलोसिटी, और एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, किसके बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर होता है। ये बात तुम लोग को पता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस है, जो डुअल बिहेवियर के बारे में है, वो ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ जो छोटे पार्टिकल्स, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ उन्हीं तक सीमित है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर दुनिया में कोई भी चीज है, कोई भी चीज, या फिर ऐसा समझ लो ये बॉल ही नहीं, ये तुम्हारा हाथ, तुम्हारा पैर, कोई पत्थर, कोई पहाड़, दुनिया में कोई भी चीज है, सबके अंदर तुम्हें वेव भी देखने को मिलेगा। तुम बोलोगे नहीं भाई ये तो समान है, ये पार्टिकल है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही वेव देखने को मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उन्होंने ये बोला कि दुनिया में कोई भी चीज है, आसपास जो भी तुम्हें समान दिख रहा है, जो भी क्या कहलाता है, एक मैटर कहलाता है। तुम्हें पता ही है मैटर क्या होता है, जो कि जगह घेरता है और जिसका खुद का वजन होता है। उस हर चीज का तुम्हें वेवलेंथ देखने को मिलेगा, और इस चीज को भी प्रूव किया जा सकता है। तो यहां से सबसे पहले देख लेते हैं डुअल बिहेवियर किसी छोटे पार्टिकल का। एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और इसका हम डुअल बिहेवियर देखते हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पे मुझे एक इलेक्ट्रॉन का क्या निकालने के लिए बोला गया है, वेवलेंथ निकालने के लिए बोला गया है। और मुझे क्या क्या चीजें दी हुई है, ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31, ठीक है। और साथ में उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है 3.0 इंटू 10 की पावर -25। काइनेटिक एनर्जी देख के घबराना नहीं है, तुम्हें पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो ये कोई बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, कोई बहुत मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। वहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, v की वैल्यू निकाल सकते हैं। और v की वैल्यू कितनी आ रही है, 812 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये देख रहे हो, तुम्हें पता है। अब तुम्हें पता चल गया वेलोसिटी की वैल्यू, तो तुम्हें पता है कि क्या डी ब्रॉगली ने हमें फॉर्मूला दिया, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में mv, ठीक है। अब जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, h क्या है, कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 6.626 इंटू 10 की पावर -34। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है, वैसे हमें याद भी है बट फिर भी क्वेश्चन में गिवन है। और v क्या है, वेलोसिटी, जो कि हमने निकाल ली। अब यहां से अगर मैं सॉल्व करूं और वेवलेंथ की वैल्यू निकालना चाहूं तो बड़ी ही आसानी से वेवलेंथ की वैल्यू आ सकती है, ठीक है। यहां ये नहीं है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जो कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है बस। यहां तुम्हें समझना है कि वेवलेंथ की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू आ रही है 96.7 नैनोमीटर। अब यहां तुम देख सकते हो कि वेवलेंथ की एक वैल्यू है जो कि कंसीडरेबल अमाउंट है, यानी तुम्हें एक अच्छा खासा वेव देखने को मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन का, बहुत अच्छा खासा वेव देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे हमें यह समझ में आता है कि दुनिया में बहुत जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो लोग इतनी ही वेलोसिटी से भी मूव करें, है ना, तो भी हमें उसका एक अच्छा खासा वेव देखने को मिलेगा। बट क्या हो अगर मैं कोई एक बड़ा पार्टिकल ले लूं, बड़ा पार्टिकल एग्जांपल के तौर पे कोई बॉल ले लूं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बॉल, मतलब बॉल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन से तो अच्छी खासी बहुत ज्यादा ही बड़ी होती है। अब मैं
इसके बारे में अगर डिस्कस करना चाहूं तो कैसे, अगर मान लो मेरे पास फिर से यही क्वेश्चन है, एक बॉल है जिसको मैंने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है, ठीक है। अब तुम्हें लगेगा कि 10 मीटर पर सेकंड तो बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन की 812 आ रही थी, बट तुम खुद सोचो एक बॉल को तुम 10 मीटर पर सेकंड से भी फेंक रहे हो ना, तो ये बहुत ज्यादा तेज है। फिर भी अगर यहां तुम 20 कर लो, 100 भी कर लो, तो भी क्या आंसर आएगा, चलो चेकआउट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास बॉल है, उसका मास दिया हुआ है 0.1 kg और उसको हमने इतनी वेलोसिटी से फेंका है, तो और ये अच्छी खासी वेलोसिटी ऐसा नहीं है बहुत कम है, ठीक। अब यहां पे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो लैम्डा इज इक्वल्स टू फिर से क्या होता है, h अपॉन में mv, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 कांस्टेंट है, मास हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और वेलोसिटी भी हमें क्वेश्चन में दी है। सॉल्व करने के बाद जरा आंसर देखो कितना आ रहा है, 6.626 इंटू 10 की पावर -34। जरा तुम्हें कंसीडर करो ये जो -34 है ये कितना छोटा नंबर है, ये एक इतना छोटा नंबर है कि मैंने क्या किया, एक तरीके से 6.626 को डिवाइड किया है 10 की पावर 34 से, 34 जीरो लगे हुए हैं इसके साथ डिवाइड करने के लिए। सोचो तो ये जो आंसर आया है, ये जो वेवलेंथ आया है, ये इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हमें नजर भी नहीं आता। तो ओवरऑल डी ब्रॉगली ने यही बोला कि देखो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की भी होगी, वेवलेंथ किसी बड़े पार्टिकल की भी होगी जैसे कि एक बॉल, बट फर्क बस यही हो जाएगा कि जो बड़ा पार्टिकल होगा उसकी जो वेवलेंथ होगी वो तुम्हें क्या होगी, इतनी छोटी होगी तो तुम्हें नजर ही नहीं आएगी। इस बॉल को तुम फेंक रहे हो, इसका वेव है, बट वो इतनी छोटी वेव है कि नजर नहीं आती। बट वही है कि इलेक्ट्रॉन जिसका मास जो है वो इतना कम है, इसीलिए हमें उसकी क्या कहते हैं उसको, हमें नजर आने लगती है, क्या, वेवलेंथ नजर आने लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लैम्डा है वो क्या है, h अपॉन में mv, तो तुम साफ साफ देख सकते हो लैम्डा और m यानी वेवलेंथ और क्या कहते हैं हमारे पास ये मास जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देख सकते हो साफ साफ। तो यानी मास जितना कम होगा, वजन जितना कम होगा, वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, जो कि इलेक्ट्रॉन के केस में है, और मास जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, जैसा इस बॉल के केस में। समझ में आई? ये थी पूरी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो अब लास्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है, डी ब्रॉगली के अचीवमेंट। जो भी उन्होंने बातें बोली उनके अचीवमेंट्स क्या क्या रहे इसमें, क्योंकि उन्होंने जो बातें बोली वो बहुत हद तक सही हो गई। क्यों? जब हमें देखा गया कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो डिफ्रैक्शन होता है उसका। तुम लोगों को चैप्टर के बिल्कुल शुरू में मैंने बताया था कैथोड रेज वाले एग्जांपल में, जैसे एक रे जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लगाओगे तो वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो इस एक्सपेरिमेंट से अपने आप डी ब्रॉगली की कही बात सही हो गई, और उनकी बात अपने आप सही हो गई। और यही एक प्रॉब्लम थी जो कि बोर के उसमें थी, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लगा रहे हो और उसका डिफ्लेक्शन हो जा रहा है, तो इस चीज को बोर प्रूव नहीं कर पाए थे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बोर के केस में, और जो कि डी ब्रॉगली ने एकदम सही बताई, ठीक है। अगली बात क्या है कि इनके बताए हुए उससे मेथड से हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप होता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है बल्कि 15 मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत ही छोटे पार्टिकल्स तुम इससे देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है ना, वो लाइट के उस पे बेस्ड होता है, लाइट के मतलब जो हमारी लाइट पड़ रही होती है उसके वेव के नेचर पे बेस्ड होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर पे बेस्ड होता है। तो यही है, इसी मतलब डी ब्रॉगली के अचीवमेंट के अंदर भी ये आ सकता है कि उनके दिए हुए रूल के वजह से ही ये माइक्रोस्कोप आज पॉसिबल है। समझ में आई बात? तो ये सारी बात थी, सारी की सारी बात डी ब्रॉगली के बारे में, ठीक है। हाइपोथेसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी अब जो भी है मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।